सामाजिक विज्ञान के पार्ट 1 भारतीय संविधान के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके कुछ मुख्य बिंदु यहाँ पर इस प्रकार से हैं, जैसे भारतीय संविधान, किसी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। नंबर 2, नेपाल में लोकतंत्र के लिए जनसंघर्ष। और नंबर 3 है भारतीय संविधान मुख्य लक्षण। इसके अंतर्गत है संघवाद, संसदीय शासन पद्धति और शक्तियों का बंटवारा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर भारतीय संविधान की बात करते हैं। तो इसको हम एक गेम के द्वारा आपको बताते हैं। जैसे आपने फुटबॉल के गेम के बारे में सुना होगा। जो फुटबॉल का गेम है वह पैरों के द्वारा खेला जाता है। उसको हम हाथ से टच नहीं कर सकते हैं। जो बॉल होती है हाथ से केवल जो गोलकीपर होता है वही टच कर सकता है। अगर हमारे हाथ के द्वारा बॉल लग जाती है तो वह फाउल मानी जाती है। यह इस गेम का रूल्स है। इसी तरह से आप अन्य गेम देखेंगे, हॉकी है, क्रिकेट है, घर में खेले जाने वाले अन्य गेम है, जैसे कैरम बोर्ड है, लूडो है, बैडमिंटन है। इन सब जो जितने भी सब ये गेम्स हैं, इन सब के क्या है, रूल्स बने हुए हैं, यानी कि गेम के रूल्स हैं। उसी तरह से समाज में विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं, वहां पर कुछ नियमों को उनकी सहमति के द्वारा तय किया जाता है और जो नियम होते हैं हमें लिखित रूप में प्राप्त होते हैं, वही संविधान कहे जाते हैं। अब हमारा यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। आज लगभग सभी देशों के पास अपना एक संविधान है। जो देश है वह लोकतांत्रिक देश है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अपने देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा बताती हूँ। एक व्यक्ति होता है जो अपने घर से किसी कार्य के लिए बाहर जाता है। वह बाइक से जाता है और बिना हेलमेट के जाता है। तो जब वह जाता है तो कुछ ही दूरी पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। तो उस व्यक्ति को यह नौबत क्यों आई, क्योंकि वह बिना हेलमेट के गया हुआ था। तो हमारे देश में कानून बनाया गया है, जो भी व्यक्ति दुपहिया वाहन पर सवारी करेगा तो उसे हेलमेट लगाना आवश्यक है। तो यदि वह व्यक्ति हेलमेट लगाता तो शायद ऐसा नहीं होता। तो ये जो नियम कानून बनाए गए हैं वह लोगों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, लोगों के हित के लिए बनाए गए हैं और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। इसीलिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है। अब हमारा दूसरा पॉइंट है, नेपाल में लोकतंत्र के लिए जनसंघर्ष। सन 1990 से पूर्व नेपाल में राजतंत्र स्थापित था। वहां के लोगों ने जनसंघर्ष किया तथा उसके बाद वहां पर 1990 के बाद वहां पर लोकतंत्र स्थापित हुआ। लोकतंत्र का जो गठन है वहां पर लगभग 12 वर्षों तक लोकतंत्र रहा और उसके बाद कुछ कारण थे जिसके कारण वहां पर 2005 में राजा ने जो शासन की सत्ता थी पुनः अपने हाथों में ले ली, यानी कि 2005 के बाद वहां पर पुनः राजतंत्र स्थापित हो गया। अब वहां के लोगों में काफी जन आक्रोश रहा, काफी उन्होंने आंदोलन चलाए लोकतंत्र के गठन के लिए। तो वहां पर सन 2008 के बाद पुनः लोकतंत्र की स्थापना की गई। अब वहां पर भी भारत की तरह ही नेपाल में भी लोकतंत्र की स्थापना की गई है। अब हम आपको यहाँ पर ये बताते हैं कि लोकतंत्र और राजतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र वह होता है जिसमें हम अपने प्रतिनिधि खुद चुनते हैं और राजतंत्र में जो शासन की सत्ता होती है वह राजा के हाथ में होती है। अब जो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है वह है भारतीय संविधान और मुख्य लक्षण। जैसा कि स्वतंत्रता से पूर्व हमारे देश में ब्रिटिश जो लोग थे उन्होंने शासन किया था। वहां पर ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को ही हमें मानना पड़ता था। किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अब भारत के सामने एक समस्या आती है कि भारत में किस तरह से लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया जाए। अब उसके सामने और भी समस्याएं थी, क्योंकि हमारे देश में विभिन्न समुदाय के लोग रहते थे, विभिन्न जाति, विभिन्न भाषाओं के लोग यहाँ पर रहते थे। ऐसे में संविधान का गठन किस तरह से किया जाए।
और जिस समय संविधान का गठन किया जाना था उस समय जो भारत था बहुत ही उथल पुथल से राजनीति से गुजर रहा था। उसी समय पर भारत और पाकिस्तान का बंटवारा भी होना तय था। तो इस तरह से जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, उन्होंने 300 से ज्यादा सदस्यों के साथ मिलकर एक संविधान सभा का गठन किया। इस संविधान सभा का गठन सन 1946 में किया गया, जिसमें गरीबी उन्मूलन, सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर सभी वर्गों का यहाँ पर ध्यान रखा गया और इस तरह से यहाँ पर संविधान का निर्माण किया गया। इसीलिए जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, उन्हें संविधान का जनक भी कहा जाता है। अब हम यहाँ पर जानेंगे कि जो भारतीय संविधान है उसके मुख्य लक्षण कौन कौन से हैं। यहाँ पर हम देखेंगे संघवाद। जो संघवाद है, संघवाद का मीन्स होता है देश में एक से ज्यादा सरकारों का होना, यानी कि जो हमारा देश है उसमें केवल देश में एक ही व्यक्ति पूरे देश के शासन की बागडोर को नहीं संभाल सकता है। उसके लिए अलग से केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा पंचायती राज का गठन किया जाता है। जैसे अगर दिल्ली में बैठे लोग हैं, क्या वह अन्य राज्यों की स्थिति को जानते हैं? क्या वह वहां का संचालन कर सकते हैं? नहीं। तो उसके लिए इसके लिए क्या किया गया है, जो राज्य सरकार है उनका गठन किया गया है। जैसे केंद्र में जो नियम लागू होता है वही क्या है, राज्य में भी लागू किया जाता है। लेकिन जो राज्य सरकारें होती हैं वह उन नियमों में अपने राज्य की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए उसमें कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे केरल है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, उनकी जो भौगोलिक स्थिति है वह दिल्ली से अलग है। तो इसलिए यहाँ पर अलग अलग सरकारों का गठन किया गया है ताकि वह अपने राज्य की परिस्थिति को देखते हुए वहां का। अब इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट आता है संसदीय शासन पद्धति। संसदीय शासन पद्धति वह होती है जिसमें हम अपने जनप्रतिनिधि को स्वयं चुनते हैं, यानी कि वयस्क मताधिकार के द्वारा हमें अपने मतदान का प्रयोग किया जाता है। जैसे वयस्क मताधिकार होता है, तो वयस्क मताधिकार में क्या होता है, हम लोग जो 18 साल की आयु पूर्ण कर चुके होते हैं वह वोट डालने के अधिकार उन्हें प्राप्त हो जाता है। यानी कि 18 साल के बाद हम वोट डालकर अपने जनप्रतिनिधि को चुनकर संसद में भेज सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है शक्तियों का बंटवारा। संविधान के अनुसार भारत सरकार के 3 अंग हैं जो यहाँ पर दिए हुए हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। अब यहाँ पर जो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका है, इन तीनों के अलग अलग कार्य हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं विधायिका की बात करूं तो विधायिका का कार्य होता है विधि का निर्माण करना, यानी कि कानून को बनाना। और जो कार्यपालिका का कार्य होता है, कार्यपालिका का कार्य होता है जो यहाँ पर कानून बने हैं, नियम लागू हुए हैं, नियम बने हैं उनको लागू करना। कार्यपालिका का कार्य है जो कानून बनाए गए हैं वह लोगों द्वारा पालन कराना। अब न्यायपालिका का कार्य है यदि उसे कोई समस्या आती है, कोई यहाँ पर परेशानी होती है, तो वह क्या है, न्यायपालिका के द्वारा अपने जो समस्या है उसका यहाँ पर समाधान कर सकते हैं। यानी कि न्यायपालिका का कार्य न्याय करना है। इस तरह शक्तियों के बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे पर अंकुश रखता है तथा शक्तियों का इस तरह से संतुलन बना रहता है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।